तो बेटा अब टर्मिनोलॉजी के बाद बात करते हैं हम मेंडलिज्म की। ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। तो उनका जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, उसकी अब बात करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो आप इसको सिंपली यहां से पढ़ सकते हैं। तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला कि देयर आर टू थिंग्स, फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो फिजिकल बेसिस क्या होता है इनहेरिटेंस का, एंड व्हाट इज केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन, जिसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर, इज फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये ट्रांसमिशन में हेल्प करता है कैरेक्टर्स के फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन एट द सेम टाइम डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए का जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है सिस्ट्रोन कहलाता है बेटा। तो इट इज नोन एज, डीएनए इज नोन एज केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो फिजिकल बेसिस क्या हो गया, फैक्टर्स, जिनको अब हम जीन कहते हैं, एंड केमिकल बेसिस इज डीएनए, एंड स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट इज नोन एज सिस्ट्रोन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक उन्होंने सर्वाइव किया, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन मेंडल का वर्क ऑलमोस्ट 34 इयर्स तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। 34 इयर्स तक हम कह सकते हैं कि लोगों ने उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया। क्या रीजन रहे 34 इयर्स तक मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया? सबसे पहला जो रीजन था, ही वॉज नॉट ए साइंटिस्ट, ही वॉज ए प्रीस्ट। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई प्रीस्ट भी इस तरह का रिमार्केबल वर्क कर सकता है। सेकेंडली, जो उन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया वो एक लोकल जर्नल में करवाया जहां पे वो रहते थे। ये उसी तरह हो गया, मान लो आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां पे कोई लोकल न्यूज़पेपर निकलता है, उसमें जो न्यूज आएगी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं पता चलेगी, रेस्ट ऑफ द कंट्री को ही नहीं पता चलेगी। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी जो रिमार्केबल डिस्कवरीज थी वो अननोटिस रह गई। थर्डली, वो अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं कर पाए, नॉट एबल टू रिपीट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अनदर प्लांट, जैसे हॉक सीड पर। तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई। एंड लास्टली, ही वॉज नॉट एग्रेसिव इन नेचर। वो बीइंग अ प्रीस्ट ही वॉज वेरी काम। तो लोगों को फोर्सफुली वो अपने काम के बारे में नहीं बता पाए, और कोई उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं था, फिजिकल प्रूफ एब्सेंट था कि जिससे वो बता सके कि यस दीज आर द फैक्टर्स, एग्जिस्टेंस और जो फैक्टर्स का था जिनको हम आजकल जीन कहते हैं उसके बारे में भी वो नहीं बता पाए। बट in 1900, 16 years after his death, he died in 1884. 16 years after his death, three scientists from three different countries, Hugo de Varis, वो हॉलैंड से थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के, मतलब देखिए अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने उसी तरह का वर्क किया, एंड वॉन शैम्ब्रेक, जो कि ऑस्ट्रिया से ही थे जहां से मेंडल बिलोंग करते थे। तो वॉन शैम्ब्रेक was aware about work of Mendel, so they republished all the work on the Mendel's name, and after that Mendel के वर्क को रिकॉग्निशन मिली and he was considered as father of genetics. तो इतना लंबा वेट उनको करना पड़ा। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था कि कैसे वो कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन को पढ़ पाए, व्हाट विल बी द ट्रेड सीन इन द चाइल्ड, ये भी हम बात करेंगे। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, या हम कह सकते हैं कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज पी प्लांट। लेकिन पी प्लांट में भी बेटा कंफ्यूजन है, दो तरह के पी प्लांट होते हैं, स्वीट पी एंड गार्डन पी। तो कौन से पे काम किया था आप में से कोई बता सकता है एक बार कमेंट सेक्शन में? स्वीट पी इज नोन एज Lathyrus odoratus, Lathyrus odoratus, and garden pea is known as Pisum sativum. तो Pisum sativum पे उन्होंने काम किया। तो ये आपकी बत्ती जली कि नहीं जली अभी तक कि किस पे काम किया था? Pisum sativum पे। क्यों उन्होंने Pisum sativum को स्टडी किया, सेलेक्ट किया? रीजंस
टू सेलेक्ट पी प्लांट, रीजंस टू सेलेक्ट पी प्लांट, बहुत सारे रीजंस थे पाइथन सटाइवम को सेलेक्ट करने के। पहला रीजन था अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब जिनको हम फिजिकली बता सकें कि जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल्ड। सेकेंडली प्योर वेराइटीज वर अवेलेबल, कि प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, तो ये वेराइटीज अवेलेबल थी, इजीली अवेलेबल था, इजी टू ग्रो, अपने जो उनकी चर्च थी उसके एरिया में उन्होंने इजीली ग्रो कर लिया। सेकेंडली नेक्स्ट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन, और क्योंकि सॉरी ये प्लांट्स क्लोज रहते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन इज इजिली पॉसिबल इन देम, और क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे तो इजिली उनको उनके लिए इजी हो गया सेलेक्ट करना कि कौन से कैरेक्टर को हम चूज कर सकते हैं। और कंट्रोल ब्रीडिंग इसमें पॉसिबल थी। कंट्रोल ब्रीडिंग क्या थी, क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कंट्रोल ब्रीडिंग पॉसिबल, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे बेटा वो 3 स्टेप्स में किए। सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने फॉलो किया, स्टेप्स नंबर 1, उन्होंने सबसे पहले सिलेक्शन किया प्योर प्लांट का, प्योर पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट से क्या मतलब है कि भाई पेरेंट्स भी क्या मिक्स हो सकते हैं, यस। प्योर पेरेंट का मतलब अगर टोलनेस लिया तो कैपिटल टी होमोजाइगस टोल, और ड्वार्फ लिया तो होमोजाइगस ड्वार्फ। सेकंड स्टेप में उन्होंने करवाया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया उन्होंने कि इनको आपस में क्रॉस करवाया, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो पहली जनरेशन मिली, पहली जनरेशन को उसने F1 जनरेशन कहा। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर F1 जनरेशन। थर्डली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक की जो मैं बात बता रहा था, उन्होंने 2 चीजें की, बल्कि हम कह सकते हैं 3 चीजें की उन्होंने। सबसे पहला क्या किया उन्होंने किया इमैस्कुलेशन, सेल्फ पोलिनेशन के लिए उन्होंने इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर रिमूव कर दिया, और अपने हिसाब से जब जरूरत हुई तो जो एंथर थे वो डस्ट कर दिए फीमेल पार्ट पे। उसके बाद बैगिंग कर दी उन्होंने, उसको कवर कर दिया इमैस्कुलेटेड फ्लावर को, एंड देन डस्टिंग के बाद टैगिंग कर दी गई कि हर प्लांट पे लिख दिया गया कि भाई कब कौन सा प्रोसीजर इस पे अडॉप्ट किया गया, डेट उस पे, टाइम उस पे, सारा मेंशन कर दिया। एंड इन थर्ड स्टेप मैं यहां पे कर देता हूं आपके लिए। इन थर्ड स्टेप उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, सेल्फ ब्रीडिंग करवाई। जो F1 जनरेशन थी उसकी सेल्फ ब्रीडिंग करवाई। तो F1 जनरेशन में ये मिला था, इसको आपस में क्रॉस करवा दिया, तो इससे क्या मिला F2 जनरेशन। अब व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस क्या थे फॉर मेंडल सक्सेस। सबसे पहला रीजन बच्चों कि ही कैप्ट स्टैटिस्टिकल डाटा, सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन थी उसको नोट करके रखा, डाटा ऑफ ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो उससे उनको कंक्लूजन निकालने में आसानी होगी। सेकेंडली उन्होंने क्या किया, सेकेंडली ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अप टू F2 एंड F3 जनरेशन। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स अप टू F2 और कुछ केसेस में F3 जनरेशन तक भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। तो इस वजह से, और जो इमैस्कुलेशन वाली टैगिंग और बैगिंग की टेक्निक्स थी, प्योर ब्रीड्स लिए, इस वजह से ही वाज सक्सेसफुल। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले किसी ने काम नहीं किया या मेंडल के बाद किसी ने काम नहीं किया, राइट। तो अभी तक आपको पता चल गया कि मेंडल ने क्या किया, उसके वर्क को किसने रिडिस्कवर किया, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके प्रोसीजर के स्टेप्स क्या थे, व्हाई ही वाज सक्सेसफुल। अब बात करते हैं कुछ प्रोसेस की, कुछ टर्म्स की। तो अभी तक आपको पता चल गया F1 जनरेशन क्या होती है, कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब कर दिया जाता है तो उससे जो पहली जनरेशन मिलती है
उसको कहते हैं F1 जनरेशन, जिसमें हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। इन F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, हेट्रोजाइगस होंगे, डोमिनेंट होंगे। F2 जनरेशन जब F1 का सेल्फ क्रॉस करवा देंगे, F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग करवाई जाएगी तो उससे जो नए ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन। क्लियर टू एवरीवन? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल ने क्या किया, जेनेटिक मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए क्या किया, उसने ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। कौन से कैरेक्टर्स लिए, उसने 7 कैरेक्टर्स लिए। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे और किस तरह से उन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने कैरी आउट किया? तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सीड शेप, सेकंड सीड कलर, देन फ्लावर कलर, पोड शेप, जो मटर का छिलका होता है ना उसकी शेप की बात है, पोड शेप, देन पोड कलर, उसके बाद 6 फीचर, फ्लावर की पोजीशन, एंड लास्टली जो 7th कैरेक्टर था बच्चों, दैट वाज प्लांट की हाइट या स्टेम की हाइट। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ली। अब कॉन्ट्रास्टिंग ये कैसे हुए कि इसमें डोमिनेंट कौन सा था और इसमें रिसेसिव कौन सा था। अब तक आपको ये पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। तो सीड शेप की बात करें तो राउंड, राउंड का आर, एंड रिसेसिव क्या था, रिंकल, तो स्मॉल आर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, यही मेन चीज है। उसके बाद सीड कलर की बात करें तो येलो, तो येलो डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, और ग्रीन रिसेसिव हो गया। देन फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट, तो वायलेट का वी हो गया, एंड उसका जो रिसेसिव फॉर्म थी वो व्हाइट। देन फोर्थ वन इज पोड शेप इन्फ्लेक्टेड, तो इन्फ्लेक्टेड का आई हो जाएगा और उसका रिसेसिव फॉर्म हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड, मुरझाया हुआ, तो स्मॉल आई से उसको लिख देंगे। पोड कलर में ग्रीन, ग्रीन का कैपिटल जी, एंड येलो। देखो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट था लेकिन पोड कलर में येलो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी और टर्मिनल, तो एक्सियल ए एंड टर्मिनल स्मॉल ए, ये रिसेसिव। एंड लास्टली स्टेम हाइट टॉल कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो ये मिस्ट्री सोल्व करने के लिए ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए, जिसके हेल्प से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। राइट? कोई कंफ्यूजन है अभी तक? एक बार प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज उसके बाद हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। तो ऐसे क्रॉस जब व्हेन वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम देन इट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो उसको क्या कहते हैं हम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। याद रहेगा? या हम ये भी कह सकते हैं दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग ओनली वन हेरिटेबल कैरेक्टर, ओनली वन हेरिटेबल कैरेक्टर। हेरिटेबल का मतलब जो ट्रांसमिट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपके लिए सबसे पहले लेता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, हाइट ऑफ द स्टेम या हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ स्टेम या हाइट ऑफ प्लांट। तो हमने क्या लिया था डोमिनेंट के लिए, डोमिनेंट क्या था, टॉल, और उसकी रिसेसिव फॉर्म क्या थी, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी, टॉलनेस के लिए कैपिटल, कैपिटल टी। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो कैपिटल टी इधर से और रिसेसिव का स्मॉल टी, ये दोनों मिल जाएंगे और ये जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। ये हेट्रोजाइगस प्लांट्स होंगे और हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अपना इफेक्ट दिखा पाता है। तो ये सारे क्या हो गए, हेट्रोजाइगस टॉल। याद रह जाएगा बच्चों? अब जब इनका सेल्फ क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस जब हुआ, मतलब इनको जो हेट्रोजाइगस टॉल थे अब ये पेरेंट की तरह करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो दो तरह के गैमेट्स यहां से बने और दो ही तरह के गैमेट्स यहां से बने। अब आप इनको चेकर बोर्ड के हेल्प से सोल्व कर सकते हो। इसको चेकर बोर्ड कैसे होगा, चेकर बोर्ड आप ऐसे बना सकते हो, यहां पे पहले आप दोनों गैमेट्स ले लेंगे,
उनके सिंबल्स, तो कैपिटल टी कैपिटल ए और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब देखिए क्या कैसे बनेंगे, इनको दोनों को लेना एक साथ। ये वाला ले लेते हैं कलर, दिस वन, चलो यही रख लेते हैं। तो दोनों कैपिटल टी हो गए, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। तो देखिए कितने तरह के कॉम्बिनेशन मिले हमें, 3 तरह के कॉम्बिनेशन मिले। ये प्योर टॉल हो गया, ये प्योर ड्वार्फ हो गया, और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल, जो F1 जनरेशन में मिला था हमें, हेट्रोजाइगस टॉल। तो रेशियो क्या है, 1:2:1, ये 2 है, तो रेशियो क्या आई, 1:2:1। लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं, 3 क्या है, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आई, फिनोटिपिक रेशियो क्या आई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, जीनोटाइप में कितने हैं, 3 टाइप के, जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 1:2:1। याद रखना है आपको, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड की 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर टू एवरीवन, बताओ बेटा फटाफट बताओ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगर ये समझ में आ गया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आ गया समझ में, चले आगे। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्रॉस की, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड में क्या हुआ था, चलो बताओ फटाफट। मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर स्टडी किया था, अब डाई हाइब्रिड में डाई का मतलब 2, व्हेन 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम, 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, तो उसको क्या कह देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। या क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स हैविंग, बताओ फटाफट, हैविंग 2 हेरिटेबल कैरेक्टर्स, 2 हेरिटेबल कैरेक्टर्स हो जाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे हम बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर लेने हैं, अब आप अपने चॉइस के 2 कैरेक्टर्स बता दो फटाफट, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से लेता हूं। चलिए आप नहीं बता रहे, बता दो कमेंट सेक्शन में। चलिए सीड शेप ले लेते हैं और सीड का ही कलर ले लेते हैं। तो सीड शेप में हमने क्या लिया था, राउंड एंड येलो, तो राउंड का डोमिनेंट मान लिया और ये इसकी रिसेसिव फॉर्म, और कलर में, सॉरी राउंड सीड कलर हो गया, तो ये सीड कलर हो गया और ये सीड शेप नीचे ले लेते हैं। सीड शेप में क्या हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा लिया था हमने सीड कलर में, सीड शेप में, सॉरी बताओ फटाफट, सीड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, अभी मैंने बताए थे 7 कैरेक्टर, बताओ सीड कलर में, बताओ बताओ, येलो और ग्रीन तो सीड कलर हो गया, राउंड और रिंकल्ड क्या हो गया, सीड का शेप हो गया। सॉरी ये मेरे से गलती होगी, मैं दोबारा से यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म करते हैं। देखिए हमने 2 कैरेक्टर लेने हैं, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड कलर में क्या क्या है हमारे पास, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। तो येलो का कैपिटल हो गया, ग्रीन का स्मॉल, तो येलो डोमिनेंट है। और सीड शेप में क्या हो गया, राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड को डोमिनेंट मान लिया हमने, और रिंकल्ड क्या हो गया हमारा, रिसेसिव। तो अब हमारे पास क्या है, राउंड येलो दोनों डोमिनेंट है, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पेरेंट हो गए। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो इधर से ये आएगा, इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा, और F1 जनरेशन में सारे मिल जाएंगे। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, राउंड और येलो हो जाएंगे सारे के सारे, राउंड येलो होंगे सारे के सारे। अब सेल्फिंग जब हम करवाएंगे F1 ऑर्गेनिजम्स की, F1 जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां तक हमने देख लिया, पेरेंट जनरेशन ये थी, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन,
गैमेट फॉर्मेशन बनी, F1 जनरेशन में ऐड हो जाएगा, सारे कैसे हो गए राउंड येलो। अब बच्चों को जो मेन कंफ्यूजन आता है, जिससे डरते हैं, वो ये कि सर इतने सारे कॉम्बिनेशंस कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, आपके पास गैमेट कौन कौन से हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, आर वाई जिसको आप कह सकते हो, आर वाई और दोनों स्मॉल। इसी तरह यहाँ पे भी इसको एक और बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आर वाई एंड आर वाई। यही रिजल्ट है, आप कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको मिलाते हुए चले जाना है, इनको मिक्स करते चले जाना है। इसको इसके साथ कर देंगे, सिंपल है, बताओ इजी है ना। तो आपको ये वाला चेकर बोर्ड मिल जाएगा। अब देखिए जहां पे भी कैपिटल आर आ जाएगा उसका मतलब राउंड है, वो अकेला ही है। कैपिटल वाई जहां पे आ जाएगा उसका मतलब क्या है, वो येलो है। तो देखिए ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी, जहां पे भी कैपिटल आर आपको दिख रहा है सारे कैसे होंगे राउंड। ये इस तरह से आप मिलाते चले जाएंगे, सेम चेकर बोर्ड आप इजिली बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे जैसे है वैसे आप चलते चले जाइए, आपका चेकर बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। हो रहा है, स्मॉल आर आ गया दोनों यहाँ पे, स्मॉल वाई कैपिटल आ गए, सॉरी दोनों स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल आ गए, दोनों आर स्मॉल एक कैपिटल वाई और यहाँ पे दोनों। अब देखिए ये कंडीशन सबसे अलग है, दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर ऐसे एक साथ हैं। तो अब क्या हुआ आपके पास, जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसमें आपको दो चीजें देखने को मिल जाएगी। क्या क्या देखने को मिल जाएगा, चार तरह के कॉम्बिनेशन है। राउंड येलो ये पेरेंटल है, और इंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंटल है। तो राउंड येलो कितने हो गए 9, और इंकल्ड ग्रीन कितना होगा 1। अब इसके बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन है, राउंड के साथ क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, रिंकल्ड के साथ क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। ये 3 होंगे। तो हमारी रेशो क्या आ गई, 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशो है F2 जनरेशन की, नॉट F1, F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशो है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए अलग अलग कैरेक्टर ले लीजिए, पहले सीड शेप ले लीजिए। अगर हमारी मोनो हाइब्रिड रेशो क्या आती है 3:1, तो एक कैरेक्टर लिया सीड शेप, सीड शेप में क्या है राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड कितने हैं, देखिए राउंड कितने यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, तो कितने हो गए 12। और रिंकल्ड कितने हैं, रिंकल्ड देखिए, रिंकल्ड यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, रिंकल्ड कितने हो गए 4। तो रेशो क्या आ गई 3:1। इसी तरह आप सीड कलर के लिए भी कर सकते हैं। येलो कितने हैं, वही 12, और ग्रीन कितने हैं 4। तो रेशो अगर दोनों केस में इंडिविजुअली 3:1 आती है, तो इसका मतलब हमने जो क्लोज किया है वो सही है बच्चों, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड टोस्ट जो बच्चों को सबसे ज्यादा डराता है, आई थिंक अब उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ, अगर है तो बताओ मुझे एक बार फटाफट, कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं है, तो अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, मेंडल का कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया, उसने क्यों पी प्लांट को स्टडी किया, क्यों उसको सक्सेस मिली और उसका आउटकम क्या था, और उसके बाद हमने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड को डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप फटाफट बायोलॉजी पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्स डिटरमिन सॉरी लॉज ऑफ मेंडल, मेंडलिज्म में लॉज ऑफ मेंडल। तो टर्मिनोलॉजी, मेंडल का कंट्रीब्यूशन, मेंडल की सक्सेस, कौन से कैरेक्टर चूज किए, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, कोई भी कंफ्यूजन है एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं।